कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो ये डाउटनेट में फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में हम क्या पढ़ रहे थे? कार्य, ऊर्जा और शक्ति। आज इसी चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 7 में। आज हमें क्या पढ़ना है बेटा? इस चैप्टर में अभी तक हमने काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सी बातें कर ली है। जैसे सबसे पहले हमने बात करी थी अदिश गुणनफल की, फिर उसके बाद हमने चर्चा करी थी कार्य पर, फिर हमने चर्चा करी थी कार्य गतिज ऊर्जा प्रमेय पर। किस पे चर्चा करी थी? कार्य और गतिज ऊर्जा का जो प्रमेय होता है उस पर चर्चा करी थी। उसमें काफी सारे उदाहरण करे थे हमने क्लास भरकर। फिर अगली क्लास में गए थे हम, मतलब जो हमारी पिछली क्लास थी इस क्लास के पहले वाली, उसमें हमने संरक्षी बल, असंरक्षी बल और केंद्रीय बल पर चर्चा करी थी। हमने पूरा थ्योरेटिकली समझा था कि संरक्षी बल क्या होता है, असंरक्षी बल क्या होता है और केंद्रीय बल क्या होता है। साथ ही साथ हमने एक और इंपॉर्टेंट वर्ड पे चर्चा कर ली थी, इसे हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा का संबंध संरक्षी बल से कैसा होता है वो भी हमने जाना था, पहचाना था और किया था। फिर उसके बाद में इसी चैप्टर में आज की क्लास में हम स्थितिज ऊर्जा के विभिन्न प्रकार देखेंगे और उसके बाद में फिर हम आने वाली क्लासेस में यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम और शक्ति देखने वाले इस चैप्टर में बेटा। चलिए तो बिना समय खराब किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम स्थितिज ऊर्जा के प्रकार देखेंगे और साम्य व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। ये भी स्थितिज ऊर्जा के अंदर ही आता है। स्थितिज ऊर्जा जो टॉपिक हम मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी के अंदर की और इंपॉर्टेंट बातें हैं। हमने कल की क्लास में जो पढ़ा था उसको एक बार मैं फिर से बता देता हूं और उस पर एक दो उदाहरण मैं करवाना चाहूंगा आपसे, फिर हम स्थितिज ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों की तरफ बढ़ेंगे। तो यहां पर हमने देखा था सर कि F बराबर होता है माइनस du/dx। ये पिछली क्लास में हम देख चुके थे। F और मतलब बल और स्थितिज, यहां पर बल और स्थितिज ऊर्जा में संबंध ये कहां से बना था? यह संबंध आया था सर जो कार्य होता है, संरक्षी बल का जो कार्य होता है उसका नेगेटिव टाइम्स जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। और कार्य हमें पता है क्या होता है सर? कार्य हमें पता है यह होता है FdS, है ना। अगर मैं ये इंटीग्रेशन के रूप में लिखना चाहूं या बहुत छोटे विस्थापन के लिए बात करूं तो FdS लिख सकता हूं और ये बराबर होगा du के। किसके बराबर होगा? du के बराबर होगा। तो ये चर्चाएं हमने पहले कर रखी है। अब इन्हीं चर्चाओं पर हम आगे बढ़ते हैं और इसी से हमने वाला फॉर्मूला भी बनाया था पिछली क्लास। फिर इसमें एक विराट रूप फॉर्मूले का मैंने आपको निकालकर बताया था। क्या विराट रूप बताया था उसके ऊपर अब हमें डिस्कशन करना है। देखो हमने यह देखा था कि सर अगर आपको F लिखना है तो F लिख रहे हो आप वैसे तो माइनस du/dx, लेकिन ये क्या है? ये एक विमीय है। यह एक विमीय बल के लिए है ना। लेकिन अगर हमारे पास बल एक विमीय ना हो के द्विविमीय, त्रिविमीय हो तो क्या करेंगे? तो उसके लिए बल x में भी होगा, y में भी होगा, z में भी होगा, तो i कैप में भी होगा, j कैप में भी होगा, k कैप में भी होगा। तो उसके लिए हमें अगर बल निकालना हो स्थितिज ऊर्जा से, देखो अब उस फॉर्मूले की मैं तुम्हें गंभीरता और वो जो एक ऐसा डेल्टा करके मैंने सिखाया था उसके ऊपर मैं बात करता हूं। इसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। तो अब इसके ऊपर हम और दिलचस्पी से बातें करते हैं और इसी को हम समझना चाहते हैं। देखो बेटा वास्तविकता में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा जो होती है ये मैंने आपको बताया भी था कि स्थितिज ऊर्जा जो है ऊर्जा है तो ये क्या है? अदिश राशि है। तो इस अदिश राशि से मुझे F बनाना है जो कि सदिश राशि होगा। F बनाना है जो कि कैसी राशि होगा? सदिश राशि होगा। तो यार अगर एक अदिश से सदिश बनाना है तो बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि सदिश से अदिश बनाना तो मेरे लिए आसान था। दो सदिश का मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूं। अरे भूल गए क्या? दो सदिश से अदिश बनाना कैसे सिखाया था मैंने तुम्हें? डॉट प्रोडक्ट ले लो, अदिश गुणनफल कर लो तो एक अदिश राशि बन जाती है दो सदिशों से। लेकिन अब अदिश से सदिश कैसे बनाए? तो उसके लिए हमें यहाँ पर बेटा एक ग्रेडियंट नामक चीज का इस्तेमाल करा था, या एक और नया टूल गणित का हमें पढ़ना है। ये क्या हमें बहुत बार आगे भी काम आएगा? नहीं, ये इतना कहीं काम आने वाला नहीं है, ये केवल यहीं पर ही लगने वाला है। ठीक है, क्लास 12 के एक दो चैप्टर में और ये बात काम आती है, लेकिन हमें बेसिकली यहां पर इस चीज का महत्व और गहराई में समझना होगा। चलिए
तो अब हमें क्या करना होगा, इस पर हम थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। हमें यहाँ पे यू और एफ में बातें करनी थी, तो ये क्या लिखा हुआ था सर, ये लिखा हुआ था एफ बराबर माइनस ऑफ, अच्छा अब मुझे आई कैप जे कैप के कैप में, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लिखना है, ये मतलब ये सर ये आई में भी हो, जे में भी हो, के में भी हो, तो उसके लिए क्या करते, उसके लिए हम इसे यहां पर लिखेंगे डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा जेड के कैप। देखो ये सर क्या किया आपने, आप पहले भी यही बता रहे थे, अब भी यही बता रहे हो। हाँ बेटा बिल्कुल। अब हमें ये देख, ये यहां पर डी था, डी, अब हमें करना पड़ेगा डेल्टा। डेल्टा को हम बोलते हैं आंशिक अवकलन, या हम इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं। तो अब ये करते कैसे, बस ये मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। इस पे ऐसा कोई बड़ा सवाल आज तक नीट में नहीं आया, लेकिन आ गया तो अब हम क्या करेंगे फिर, है ना। तो उसके लिए हम सीख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंतरिक अवकलन। तो यहां पर इसमें अगर हमें कोई भी एक समीकरण दिया जाए, देखो बेटा एक्चुअल में हमें समीकरण कैसा दिया जाएगा, है ना, हमें दिया जाएगा यू, एग्जाम्पल से ही सीखेंगे ये, ऐसे कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, एक चुटकी बजाकर समझ जाओगे, चुटकी में समझ जाओगे। मान के चलो यू दिया हुआ है एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो देखो बेटा चक्कर क्या है, ये एग्जाम्पल में हमें दिया है, अब हमें निकालने का बोला है बल निकालो भैया, बल के लिए समीकरण ज्ञात करो। तो एक्चुअल में बात क्या हो रही है, ये जो है बेटा u बराबर x इंटू वाई इंटू जेड, यह बताता है स्थितिज ऊर्जा x में भी परिवर्तित हो रही है, y में भी परिवर्तित हो रही है और z में भी परिवर्तित हो रही है। मतलब तीनों दिशाओं में बल लग रहा होगा, तभी तो स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित हो रही है। तो अब हम इससे बल कैसे बनाएं, अगर केवल x होता, जैसे एग्जाम्पल के लिए u बराबर केवल x होता तो मैं कर लेता सर f बराबर माइनस डी यू बटा डी एक्स, तो माइनस डी यू बराबर x है, तो ये आ जाता -1, तो ये बल -1 न्यूटन आ जाता, कहानी खत्म हो जाती है यहाँ पर। लेकिन हमारे पास अब u क्या दिया हुआ है, अब हमारे पास u दिया हुआ है x इंटू वाई इंटू जेड। तो अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि इसमें हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब डेल्टा u बटा डेल्टा x कैसे निकाले, डेल्टा u बटा डेल्टा y कैसे निकाले, डेल्टा u बटा डेल्टा z कैसे निकाले, ये तीनों बातें मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। डेल्टा u अपॉन डेल्टा x कैसे निकालते हैं, तो देखिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए कुछ स्टेप्स है ना। तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन पहले सीखा था, वैसे का वैसे स्टेप्स लगाना है हमें। लेकिन अगर हमें डेल्टा u अपॉन में डेल्टा x का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, x जो है वह कैसी राशि, देखो x y z तीनों क्या है, तीनों चर है सर, तीनों बदल रही है समय के साथ या स्थिति के साथ, तीनों x y z तीनों बदल रहे हैं, तो स्थिति ऊर्जा बदल रही है। तो हमें क्या करना होगा, du बटा dx का मान ज्ञात करने के लिए हमें y और z को नियत मानना होगा, नियत या अचर, x और y और z को नियत या अचर मान लो। बस अगर ये समझ गए तो बात बन जाएगी। u बराबर है सर x y इंटू जेड, तो सर इसमें x भी y भी z भी, सबसे आसान एग्जाम्पल है। लेकिन तो सर हमें du बाई dx निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा सर du नहीं डेल्टा, हाँ डेल्टा मतलब क्या, और मतलब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है कि हमने आंशिक रूप से इसे अवकलित किया है, हमने पूर्ण अवकलन नहीं करा। क्यों, क्योंकि अगर मैं x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं तो मुझे y और z के बारे में नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम y और z को नियत रख देंगे। तो अगर y और z को नियत रख देंगे तो यह अवकलन के बाहर आ चुका है। अब हमें अंदर लिखना पड़ेगा x का अवकलन, क्या लिखना है, x का अवकलन, जो बचा x बचा तो x का अवकलन लिख देंगे। तो x का अवकलन कितना होता है सर, x का अवकलन होता है 1, तो इनटू में 1। तो बड़ी आसानी से हमने du बाई dx निकाल दिया ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात होती है।
ऐसे ही अगर मैं du बाय dy पूछूं तुमसे तो क्या बोलोगे सर? du बाय dy के लिए क्या करेंगे? du बाय dy के लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम x और z को, है ना, यहां पर इसके लिए हम क्या करेंगे? x और z को अचर मान लेंगे। x और z को अचर मान लीजिए। तो अगर x और z को हमने अचर मान लिया तो क्या बचेगा? यहां से क्या बचेगा सर? यहां से बचेगा डेल्टा u अपॉन डेल्टा y, जो हो जाएगा वो हो जाएगा x y z, है ना, x इंटू वाई इंटू जेड है। तो y z को तो बाहर रख दो और अब कर दो, सॉरी y z x z को बाहर रख दो, x z को बाहर रख दो। अब क्या बचा? y का अवकलन करो, तो y का अवकलन होता है सर 1, और सर y स्क्वायर होता तो 2y बोल देते ना यार, जो y का पद होगा उसका अवकलन करना है बस। और भी एग्जांपल करेंगे, चिंता मत करो। ऐसे ही अगर मैंने du बटा dz किया होता तो क्या करता सर? अब तो कॉमन सेंस की बात है कि अब मैं x और y को नहीं छेड़ूंगा, x और y को बाहर रख दो, x और y को बाहर रख दो और छेड़ो z को, तो z का अवकलन हो जाएगा 1, बस। ये x का अवकलन है, ये y का अवकलन है, ये z का अवकलन है, कहानी खत्म हो चुकी है। तो अगर कहानी खत्म हो चुकी है तो हम बल क्या लिख सकते हैं? बल लिख सकते हैं सर माइनस डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा यू बाय डेल्टा वाई जी कैप प्लस डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा जेड के कैप। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आई है? वाई इंटू जेड आई कैप प्लस डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आई है? एक्स इंटू जेड जी कैप प्लस डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा जेड की वैल्यू कितनी आई है? वाई एक्स इंटू वाई के कैप। ये मेरे पास बल आ गया है जो एक्स वाई जेड तीनों में परिवर्तित कर रहा है, और ये एक बल का समीकरण है। हमको ऐसा भी बोल सकता था, पूछ सकता था कि यार अगर मुझे निर्देशांक दे दिए जाते, जैसे उसने सवाल में बोल सकता था यहां पर, है ना, इस एग्जांपल में बोल सकता था कि f का मान बताना है, f का मान बताना है 1,1,1 पर। तो देखो अब तुम्हारे पास ये आ चुका है, तो अब 1,1,1 पर मतलब x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 1, z कोऑर्डिनेट 1, तो 1,1,1 पर क्या होगा? 1,1,1 पर f क्या हो जाएगा सर? इस पर f हो जाएगा माइनस x की जगह भी 1 रखना, y की जगह भी 1 रखना, z की जगह भी 1 रखना है। तो 1 इंटू 1 1 आई कैप बचेगा प्लस 1 इंटू 1 1 जे कैप बचेगा। फिर यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो की कैप आ जाएगा, है ना। आसान एग्जाम्पल लिया है ये मेरा आंसर है। क्या परिमाणी वगैरह भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। एक और एग्जांपल करवा देता हूं, है ना, ताकि आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। बोला है कि एक कण किसी संरक्षी बल क्षेत्र में है जिसकी स्थितिज ऊर्जा है, तो आपको बल का मान ज्ञात करना है। तब बल क्या होगा? तो बेटा अगर बल ज्ञात करना है तो कौन सी बड़ी बात है? हमें यू दिया हुआ है एक्स वाई जेड में। अब बल कैसे देखेंगे? चलो भैया बल देखते हैं। अब हम बल देखेंगे तो सर बल निकालने के लिए हम करना पड़ेगा डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा यू बाय डेल्टा वाई, डेल्टा यू बाय डेल्टा जेड, ये करना पड़ेगा तीनों में। तो क्या होगा सर? डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स का मान क्या होगा? यहां पर अब देखना ध्यान से डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स कर रहा हूं, तो मुझे 20 तो नहीं है तो उसको बाहर रखना पड़ेगा, y नहीं है तो उसे बाहर रखना पड़ेगा, और z भी नहीं है तो उसे बाहर रखना पड़ेगा। और x का अवकलन, x है वहां पे, x का अवकलन तो x का अवकलन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 20y बाय z इंटू 1। क्या हो गया? इंटू 1 हो गया, ये x का अवकलन आ गया। तो ये हो गया डेल्टा u बाय डेल्टा x। क्या हो गया? डेल्टा u बाय डेल्टा x का मान आ गया।
बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया। ऐसा ही डेल्टा यू बाय डेल्टा वाई का मान कितना आ जाएगा? तो सर डेल्टा यू बाय डेल्टा वाई का मान क्या आएगा? तो डेल्टा यू बाय डेल्टा वाई का मान कितना हो जाएगा सर? सर ये हो जाएगा 20, है ना। x को कांस्टेंट रखना है, y z को कांस्टेंट रखना है। अब y का अवकलन हो गया 1। तो ये मेरे पास है डेल्टा यू बाय डेल्टा वाई का मान बिना छेड़े। अब समस्या है सर डेल्टा यू बाय डेल्टा z का परिमाण निकालना। तो क्या करेंगे, 20 नियत है, बाहर रख दिया। उसके बाद में सर अब x और y भी नियत है, बाहर रख दिया। अब z का अवकलन नहीं है, 1/z का अवकलन करना होगा। मतलब क्या समझ में आया सर? बेटा जो भी दिया हो उसमें देख, अभी ऐसा हमको नीट वीट में तो नहीं पूछते, लेकिन जेई वेई में ऐसा पूछते, क्योंकि जेई वालों में तो मैथ्स पढ़े होते हैं, मैथ्स में बहुत करते थे, उनका मैथ्स वालों को टाइम पास लगता है ना। तो यहाँ पर ये एक्स वाई से 2-3 पद दे सकते हैं, है ना, और प्लस करके और कुछ लिख दिए, प्लस करके वाई जेड जेड एक्स से कुछ लिख दिए। तो क्या करना है, पूरे समीकरण में जहां जहां एक्स वाई है उसको कांस्टेंट रख दो और z के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो ये डेल्टा यू बाय डेल्टा z मिल जाता है। तो यहां पर क्या हो गया, देखो भैया, देखना ध्यान से ना, 20xy तो होगा ही होगा, z की पावर -1, तो ये हो जाएगा z की पावर -1 अपॉन में -1, z की पावर माइनस, अरे मूर्ख बालक, इतनी चेष्टा, अवकलन कैसे करते हैं? x की पावर n है तो n-1 करना है ना, तो अब z है तो z के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो z की पावर -1 तो था, अरे z की पावर 1 को क्या लिख सकते हैं, इसे क्या z 1/z को z की पावर -1 नहीं लिख सकते? ये सोच रहा था ना तू, बहुत मूर्ख है। तो -1 कर दिया, मगर -1 तो करना ही है अवकलन करने के लिए। तो अब यहां से क्या बचा सर? यहां से बचा 20 x इंटू वाई बटे में -2, x इंटू वाई बटे में -2 बचा। साथ ही साथ क्या बचेगा सर? साथ ही साथ हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा z की पावर -2। ये हमारा डेल्टा u बाय डेल्टा z बन गया। क्या बन गया? डेल्टा u बाय डेल्टा z बन गया। क्लियर है कहानी? तो यहां पर अब हमने क्या कर दिया, कैसे किया सर? ये कैसे कर दिया? z की पावर -1 था बेटा, तो कर दिया z की पावर -1 को डिफरेंशिएट। तो यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा सर, यहां पर हो जाएगा 20x इंटू वाई अपॉन में z का स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा? z का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा की कैप। क्लियर? ये आएगा माइनस साइन के साथ, एक किसके साथ आएगा? ये माइनस साइन के साथ आएगा, और एक इंटू में 2 भी है सर, बिल्कुल है। तो आप चाहो तो इसे काटकर 10 लिख सकते हो। अब सर ये डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स आ गया, डेल्टा यू बाय डेल्टा वाई आ गया, डेल्टा यू बाय डेल्टा जेड आ गया। अब क्या करना है? अब हमें इन तीनों को सेट करके बल बताना है। तो बल क्या होता है? बल होता है सर हमारा F बराबर माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा यू बाय डेल्टा वाई जी कैप प्लस डेल्टा यू बाय डेल्टा जेड की कैप। तो एक बार वैल्यू उठा के रखते हैं। ये कितना था? ये सर था 20 x बटा y, है ना। तो 20 y बटा x, है ना, डेल्टा u बाय डेल्टा x। तो ये हो जाएगा सर 20 y बटा z आई कैप। अच्छा मैंने और कुछ बोल दिया था ना, हाँ 20 y बटा z होगा डेल्टा u बाय डेल्टा x, डेल्टा u बाय डेल्टा y क्या होगा? x बटा z। सो बहुत डिफिकल्ट है, अरे थोड़ा डिफिकल्ट तो पढ़ना यार, ऐसा मुंह उठा के बस आसान आसान पढ़ा दो, इनका जीवन मौज है। फिर जब एग्जाम देने जाएंगे तब पसीने छूटेंगे और तब पता चलेगा अरे भैया वो आदमी सही तो बोलता था, गलती तो हमारी ही थी कि सर क्या करूं मैं, पढ़ने में मन नहीं था तब मेरा, अब क्या किया जाए, कैसे पश्चाताप किया जाए। फिर आखिरी दिनों में फोन लगा के परेशान करोगे कि सर ऐसा कुछ बताओ कि 20 दिनों में मैं क्या पढ़ लूं ताकि इतने नंबर आ जाए। सर अब मेरे पास 1 महीना बचा है, क्या करूं मैं ताकि मेरे पास नंबर आ जाए। तो फिर मैं बोलूंगा कुछ भी ऐसी लॉलीपॉप कि ये कर ले, इससे नंबर आ जाते हैं, है ना। सब मोह माया होती है, नहीं पढ़ोगे साल भर तो मुश्किलें बनी रहेगी।
ठीक है, मुश्किलें बनी रहेगी और हमेशा बनी रहेगी। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, पूरा समय टाइम नहीं दोगे पढ़ाई में, तो दिक्कत हमेशा रहेगी। ये बात की गारंटी है, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। ये है ना कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत नहीं करते हो, आप ऐसा सोचते हो कि यार अभी कर लेता हूं, बाद में कर लेता हूं, तब कर लूंगा, तब वक्त कर लूंगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये छोड़ देता हूं, बाद में कर लूंगा, वो बात कभी नहीं आता है ना। बचपन से अभी तक एग्जाम देते आ रहे हो, एक बार मुझे बता दो कि किस एग्जाम देने के बाद में तुमने नहीं सोचा था कि यार अगली एग्जाम के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ूंगा और ज्यादा नंबर लेकर आया हूं, और अगली एग्जाम में वाकई में एकदम से चमत्कार हुआ, तुमने इतनी भयंकर मेहनत कर दी कि तुम्हारे 25 में से आ रहे थे 10 नंबर और 25 में से 25 आ गए। असंभव है ये ना। तो ये सोचना कि कल कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, अगली एग्जाम में कर लूंगा, उस एग्जाम में कर लूंगा, सब गलत है। जो होगा वो आज से होगा और अभी से ही होगा। चलो भैया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये देखो, आई कैप में माइनस आएगा, जे कैप में माइनस आएगा, के कैप में प्लस आएगा। तो आई कैप में माइनस, हाँ, तो यहां पर जो ऑप्शन बैठ रहा है वह सेकंड वाला ऑप्शन बैठ रहा है ना। इसमें एक छोटा सा प्रिंटिंग गड़बड़, यहां पर इसमें 20 को आप, सर ऐसा कैसे कर ले हम, अरे बेटा मैं बोल रहा हूं ना 20 को 10 कर लो, क्योंकि हमने सब सॉल्व किया तो उसमें वो 10 आया था ना। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक रहा हो, टाइपिंग मिस्टेक। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो आई कैप में आया y बटा z, जे कैप में आया x बटा z और के कैप में आया 10 xy बटे में z का स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया बल के लिए। क्लियर है कहानी? प्लस माइनस भी देख सकते हो क्योंकि चारों ऑप्शन में प्लस माइनस का ही उलट फेर करा गया है। चलिए बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं और स्थितिज ऊर्जा पर वापस, ये स्थितिज ऊर्जा पर ही डिस्कशन चल रहा था, इस पर और गंभीरता से वापस लौटते हैं और इसके प्रकार डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए बेटा, तो स्थितिज ऊर्जा के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, है ना। स्थितिज ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, उनमें से कुछ प्रकार पर हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं अब। देखो, जहां जहां संरक्षी बल होता है वहां वहां स्थितिज ऊर्जा आ सकती है। तो जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की। सर कर तो ली, हाँ कर ली बेटा, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हमारे। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, या हम चाहे तो इसी में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्थितिज ऊर्जा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वो हम अगले चैप्टर में ही पढ़ेंगे। अभी मैं तुमको बिल्कुल बेसिक सी बात बता रहा हूं। अच्छा सर, गुरुत्वाकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा कहने का मतलब क्या है? गुरुत्वाकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा कहने का मतलब ये बेटा कि अगर एक m1 मास है, एक m2 मास है, तो उनके बीच में स्थितिज ऊर्जा, अगर वो दोनों स्पेस में घूम रहे, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में स्थितिज ऊर्जा कैसे लिखोगे? वो खतरनाक लेवल वाली, वो गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे, है ना। या इसकी जगह एक और क्या पढ़ सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यू लिख रहा हूं या शॉर्ट में ना, स्थितिज ऊर्जा। ऐसे विद्युत स्थित ऊर्जा भी होती है। विद्युत बल के बारे में क्लास 12 का चैप्टर है हमारे पास। जब अगर मेरे पास दो आवेशित वस्तु एक दूसरे के समीप है तो उनके बीच में बल लग रहा है, तो उसके पास भी स्थितिज ऊर्जा होती है, इसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जिसके बारे में हम आने वाले समय में बातें करेंगे ना यार। ये सारी स्थितिज ऊर्जा आने वाले समय की स्थितिज ऊर्जा। अभी हमें क्या करना है, अभी हम बेसिकली दो ही प्रकार की स्थितिज ऊर्जा पे चर्चा करेंगे। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है और दूसरे प्रकार की जो स्थितिज ऊर्जा है वह अगर हमारे पास इलास्टिक या प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा हो जाए, है ना। सर प्रत्यास्थ कहने का मतलब क्या है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इन्हीं दो पर हम डिस्कशन करेंगे अभी थोड़ी ही देर में। सर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहने का मतलब क्या और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में क्या चक्कर है, ये दोनों हमें समझना शुरू करना होगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी पर हम करे, हमने एक बॉल को ऊपर ले गए, नीचे, ऊपर ले गए, नीचे ले आए, इधर ले गए, उधर ले गए, कहीं भी ले गए, तो वो जो स्थितिज ऊर्जा आएगी वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी।
MgH है ना, जिसको हमने अभी तक पढ़ते आए थे। इसके अलावा प्रत्यास्थितिज ऊर्जा क्या होती है? देखो, प्रत्यास्थितिज ऊर्जा के बहुत सारे हम सब कैटेगरीज भी बना सकते हैं, या इसके अंदर भी हम छोटी छोटी बातें कर सकते हैं। जैसे मान के चलो मेरे पास एक बलून था, गुब्बारा था, गुब्बारे में हवा भर दी मैंने, ना, गुब्बारे में हवा भर दी, तो मतलब मेरे उसमें जो हवा भरी, अब जैसे ही हवा निकलेगी तो गुब्बारा आगे भागेगा, तो उसके पास कुछ ना कुछ तो ऊर्जा आ गई थी ना मेरी हवा भरने के कारण। तो वह कौन सी ऊर्जा थी? वो उसकी आकृति के कारण ऊर्जा थी, तो वह भी स्थितिज ऊर्जा थी, वह भी हम प्रत्यास्थितिज ऊर्जा में ही ले सकते हैं। लेकिन हम उन सब पे बातें नहीं करना चाहेंगे, हम इसमें केवल अभी एक ही प्रकार की बातें करने वाले हैं। एक इसमें गुरुत्वीय मतलब कि पृथ्वी के कारण MgH, और इसमें बात करेंगे हम स्प्रिंग के बारे में। किसके बारे में? स्प्रिंग के बारे में। बस यही दो हमारे को मेन डिस्कशन करना है, और यही दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सी बातें हैं। स्प्रिंग को लेके बातें मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, स्प्रिंग को लेके बातें ऑलरेडी बता चुका हूं, बस एक छोटा सा रिवीजन करवाऊंगा अभी, ठीक है? और ये आने वाले समय में इनके चैप्टर्स के अंदर ही पढ़ा जाएगा। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें की। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, अरे तुम्हें यह तो समझ में आया ना, गुरुत्वीय क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पृथ्वी के कारण है, और गुरुत्वाकर्षण मतलब कि किन्हीं भी दो वस्तु के बीच में, चंद्रमा, पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे, शनि ग्रह, मंगल ग्रह, इनके बीच की जो ऊर्जा होती है उस गुरुत्वाकर्षण के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, थोड़ा बहुत यह भी समझते हो आपकी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हम गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है वो परिवर्तित होता है, तो उसको कैसे लिखेंगे? उसको लिखा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो हमारे लिए क्या होगा? केवल MgH बस। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा या हम इसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब PE। अच्छा, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात कि पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होता है वो होता है mg हाइट में परिवर्तन, है ना, mg हाइट में परिवर्तन। कितना हाइट में परिवर्तन किया आपने? अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स बता रहा हूं। यह धनात्मक, अगर हाइट बढ़ रही है तो धनात्मक हो जाएगा, हाइट कम हो रही है तो ऋणात्मक हो जाएगा, और अगर हाइट परिवर्तित नहीं हुई तो शून्य हो सकता है स्थित ऊर्जा में परिवर्तन। इसी प्रकार से सर और क्या इंपॉर्टेंट बातें हो सकती है? बेटा इसी प्रकार से हम और इंपॉर्टेंट बातें कर सकते हैं। हम यह समझ सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा के लिए, या जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा परिभाषित करते हैं, जैसे स्थितिज ऊर्जा में हमने बात पढ़ ली थी कि स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट या निर्देश स्तर देखना पड़ता है कि कहां किसके सापेक्ष हम स्थितिज ऊर्जा देख रहे हैं। ठीक है, अब इसका और फील हम क्वेश्चंस के साथ में लेते जाएंगे। इसके अलावा डेल्टा यू पथ पर निर्भर नहीं करता। पथ पर निर्भर क्यों नहीं करता? हमने ये पहले भी देखा था कि सर हमें लिखना है विस्थापन, mg लग रहा है नीचे, विस्थापन कहीं भी किसी भी कोण पर हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें वास्तविकता में क्या देखना होगा? हमें उस बिंदु से उस बिंदु का ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन देखना होगा, है ना। जैसे देखो भैया, एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये बात और क्लियर करता हूं। आप गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पढ़ ही रहे हैं, उसका 100% फील आना चाहिए। मान के चलो मेरे पास यहाँ पे एक वस्तु थी, इसको उठाकर मैं इस लेवल तक ले गया। इन दोनों के बीच में हाइट मैंने बोल दी h, मतलब कि यहां पर मैंने हाइट मानी है 0 और यहां पर हो गई है h। ठीक है, तो ये 0 कहां से देख रहा हूं मैं? तो यहां से देख, वास्तव में हो सकता है कि धरातल यहां पर हो, धरातल एकदम नीचे हो, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैंने कहां से देखना शुरू करा? यहां से देखना शुरू करा, तो वो मेरे लिए 0 हो जाएगा। उसके ऊपर पॉजिटिव, उसके नीचे परिवर्तन सारे नेगेटिव होंगे, ऊपर के पॉजिटिव होंगे। अच्छा देखो बेटा, हो सकता है कि सर आप इसे सीधे उठा कर ले जाओ ऊपर की तरफ, तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ये हो गया E। पथ A के द्वारा अगर मैं लिखूं, तो
क्या होगा सर, mg जो था वो नीचे लगेगा हर जगह पर, और हम ले जा रहे ऊपर, तो विस्थापन हुआ ऊपर, तो पद ए के द्वारा स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा, देखो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, सीधे सीधे हम सर बोल सकते हैं यह होगा प्लस mgh। वैसे कार्य जो है, ये फिर से कल वाली क्लास की बात आ गई, क्या आ गई कि सर mg नीचे लग रहा है, विस्थापन ऊपर हो रहा है, mg नीचे लग रहा है, विस्थापन ऊपर रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो माइनस mgh होगा, और नहीं सॉरी जो कार्य होगा संरक्षी बल का वो माइनस mgh होगा, और वही स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है, तो डेल्टा यू बराबर mgh होगा। ये हमने कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन मान के चलो अगर आप किसी इधर वाले पथ से उठाकर ले गए इसे, तो बेटा अभी भी आपका जो ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन है वही देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो भैया, यहाँ पर अगर आप इसे ऊपर ले गए है ना, तो यह जो विस्थापन हुआ, इस विस्थापन के मैं दो घटक कर सकता हूं, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देखो सर इसको इधर ले जाओ, इधर से इधर ले जाओ। अरे दो रास्ते बना सकता हूं ना, देख वहां से वहां तक ले जाऊं, उससे बेहतर क्या ले जाऊं, क्योंकि मुझे कोण के बारे में नहीं पता भैया कहां किस कोण पे लेगा, लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूं सर इधर ले जाओ और ऊपर ले जाओ। तो देखो बेटा, जब हम इसे इधर की दिशा में विस्थापित कराएंगे तो इधर के विस्थापन में हर एक बिंदु पे mg तो नीचे लगेगा। मान के चलिए यहां पर आया तो mg क्या होगा, mg तो नीचे की तरफ होगा, ये बक्सा यहां है, mg नीचे है, तो कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। मतलब जब भी कोण 90 डिग्री हो तो mg का कार्य तो नहीं गिना जाएगा, मतलब स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर मान के चलो मैंने बोला ये 1 नंबर स्थिति थी, ये 3 नंबर स्थिति थी और ये 2 नंबर स्थिति थी, तो अगर मैं स्थितिज ऊर्जा की बात करूं 1 से 2 में डेल्टा यू जो होगा वह 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपने लेवल बढ़ाया ही नहीं, और यहां पर mg नीचे लग रहा था, आप ले जा इधर रहे थे, तो mg का कार्य क्या है, 0 है, तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या आएगा, 0 आएगा। अब 2 से 3 में डेल्टा यू जो हो जाएगा, तो सर ये तो इधर ले जा रहे, इधर से ले जाओ, इधर ले जाओ, बात तो बराबर ही, ऊपर ही तो उठाया है, तो ये भी mgh होगा। तो चाहे जो पद से ले जाओ, टेढ़े मेढ़े पद से भी ले जाओ, तो भी आप उसको 2 में तोड़ सकते, एक क्षैतिज में, ऊर्ध्वाधर में। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो mgh ही होगा सदी। क्लियर है कहानी बेटा? चलिए अब हमें इसमें एक और महत्वपूर्ण बात करनी है जो हमारे लिए बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट सी बात है। हमारे लिए क्या होता है, ये डब्बे वब्बे उठाकर रखना, नीचे लाना, ऊपर ले जाना, सारा वो तो हम कर लेंगे, बड़ी आसानी से कर लेंगे, बहुत आसान सी बात है। लेकिन काफी बार हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ऐसी वस्तुएं होती है जिनमें सतत द्रव्यमान वितरित होता है ना। तो क्या लिखना चाह रहा हूं मैं लिखना चाह रहा हूं सतत द्रव्यमान वितरण वाले वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, यू मतलब स्थितिज ऊर्जा। जैसे मान के चलो मेरे पास एग्जाम्पल से समझते इस चीज को, है ना, तो हमें और बेहतर तरीके से समझ में आएगी बात। मान के चलो मेरे पास यहां पर एक रॉड है ना, एक रॉड है जो ऐसी खड़ी हुई है, सीधी खड़ी हुई रॉड है, ठीक है। तो यार इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? आप बोलोगे सर इसकी स्थितिज ऊर्जा तो 0 है। क्यों? क्योंकि आपने इसको ऊपर उठाया ही नहीं, उठाया है। मान के देख ध्यान समझना, मेरे पास यहाँ पर ये सीधा ऐसा रखा हुआ है, मैं इसे ऊपर नहीं ले जा रहा हूं, लेकिन मैंने क्या किया, इसको यहीं पर से इधर से पकड़ा और इसे घुमा दिया। तो क्या मैंने कुछ ना कुछ कार्य किया? हाँ सर आपने कार्य किया। क्या मैंने कार्य पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया? हाँ सर बिल्कुल, mg नीचे की तरफ लग रहा था, आपने इसे उठाया और उठाकर ऊपर लिया, तो मैंने कार्य किया। संरक्षी बल के विरुद्ध भी हुआ, तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन तो होना चाहिए। तो इनमें स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे लिखे?
तो सर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, जैसे मान के चलो मैंने बोला कि रॉड का द्रव्यमान m और लंबाई l है। रॉड की लंबाई l है, तो क्या करूं मैं, कैसे करूं? तो देखो बेटा कैसे करेंगे हम यहाँ पर, है ना। यहां पर क्या कर सकते हैं हम इसका जो द्रव्यमान का केंद्र होता है, द्रव्यमान का जो केंद्र होता है उससे बातें खेलेंगे। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में बेटा हमने आपको ये एफवीडी वगैरह जब बनाना सिखाया था तब भी ये बात सिखाई थी कि जो भी बल लग रहे वस्तु पे वो उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरते हुए मानते हैं सर। तो सर द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? द्रव्यमान केंद्र बेटा क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां इसका पूरा द्रव्यमान उठा के मैं मान रख दूं, है ना। तो देखो ये अगर मैंने रॉड पहले देखी होती तो पहले रॉड कुछ सर ऐसी थी, है ना, तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहां था? नीचे था, है ना। अब ये रॉड को उठाकर सीधा कर दिया, घुमा दिया, तो इस स्थिति से इस स्थिति तक ले जाने में, है ना, देखो इस स्थिति से स्थिति तक ले जाने में इसका द्रव्यमान का केंद्र कितना ऊपर गया सर? पहले नीचे था, अब खड़ा हो गया है। तो ये 37 से L/2 ऊंचाई पर है। कितने ऊंचाई पर है? L/2 ऊंचाई है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बस ये ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे पास सतत द्रव्यमान वितरण वाली वस्तु होगी, वैसे इसको किया जाता है इंटीग्रेशन से, लेकिन मैं नहीं सिखाना चाहता हूं तुम्हें, कोई मतलब वाली बात नहीं है, नीट में उस लेवल की बातें नहीं होगी कभी भी। तो हम क्या समझ सकते हैं, हम ये सीधा शॉर्ट ट्रिक एसपी स्टार मेथड से बात करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से इसमें बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे? शॉर्ट ट्रिक हम सीख रहे हैं इन प्रकार के सवाल को करने की। सीधे शॉर्ट ट्रिक क्या सीख रहे हैं हम ये सीख रहे हैं सर कि अगर आपको इसका स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन लिखना है तो आप लिखो mg इन2, यहां पे कर दो द्रव्यमान केंद्र का ऊंचाई में परिवर्तन। द्रव्यमान केंद्र कितना ऊपर गया या द्रव्यमान केंद्र कितना नीचे आया, वही स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। क्लियर है कहानी? तो जैसे अगर मैंने आपको बोला कि ये रॉड, अच्छा सर द्रव्यमान केंद्र कैसे देखेंगे? अरे भाई बहुत ही मूर्ख हो चुके हो अब तो तुम। भाई यार अगर ये पूरी रॉड है, एक समान द्रव्यमान वितरित, तो द्रव्यमान केंद्र इस रॉड के केंद्र पर होगा, L/2 पे द्रव्यमान केंद्र होगा। तभी तो मैंने पहले L/2 पे बना लिया। अच्छा 3 बच्चों के दिमाग में अभी यही चल रहा है, ओ भाई साहब, कि सर ये द्रव्यमान केंद्र तो अभी पढ़ा है नहीं आपने, कैसे मान लिया? सीधे सीधे कॉमन सेंस से मान लिया, कॉमन सेंस से। इतना तो लेकर ही पैदा होना चाहिए था क्या कि सर यहाँ पर ये जो रॉड है, ये रॉड को ऊपर रखना है, तो यार ये L/2 इसका द्रव्यमान केंद्र होगा ना। कि ये क्या होता है, अगर सतत द्रव्यमान वितरित वस्तु होती है तो उसमें जो द्रव्यमान का केंद्र होता है उसका जो ज्यामिति केंद्र होता है उस पर ही होता है। लिख ले कॉपी में अगर कंफ्यूजन होता है तो क्या लिखेगा कि जो ज्यामिति केंद्र होता है, मतलब जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ज्यामिति केंद्र क्या होता है कि जहां पे पूरी बॉडी जो है अगर L लंबाई है, उसका ज्यामिति केंद्र क्या होगा? L/2 पर। तो उसी पर ही मैं मानूंगा उसका द्रव्यमान का केंद्र। ठीक है, अगर मेरे पास चकती होती, ऐसे अगर मेरे पास गोल चकती है तो उसका जो केंद्र होता वही मेरा द्रव्यमान का केंद्र हो जाता। आसान सी बात है। वलय, तो उसका द्रव्यमान का केंद्र उसके केंद्र पर हो जाता। क्लियर है? ऐसे द्रव्यमान के केंद्र के बारे में और भी आगे वाले चैप्टर में चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस हम इतना ही रखना चाहते हैं इसे। ठीक है, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना किया होगा, तो स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वह हुआ होगा सर mg L/2 की। किसके बराबर रहा होगा? mg L/2 के। अच्छा, और स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वही क्या होता है? वही बराबर होगा वर्क के। किसके वर्क के बराबर? मेरे वर्क के बराबर। बराबर होगा कार्य F एक्सटर्नल या बाह्य बल, या इसे लिख सकता हूं माइनस कार्य mg का कार्य गुरुत्वाकर्षण का कार्य। ये क्या है? ये कार्य किसका है? बाह्य बल का कार्य। सर ऐसा क्यों बताते हो आप ये बार बार? अरे रुक तो जा मेरे प्यारे, यही सवाल में आ रहे
क्या आ रहे आजकल देखो बताते हैं, ये बाह्य बल का कार्य है और ये mg का कार्य है। क्या आ रहा है आजकल सवाल में, देखो भैया क्या आ रहा है सवाल में, सवाल में ऐसा आएगा आपसे सीधे सीधे ऊर्जा में परिवर्तन नहीं पूछेगा, वो पूछेगा बाह्य बल का कार्य बताओ या mg का कार्य बताओ। तो सर ये तो हमने पहले भी कर लिया था, mg का कार्य होता है mg इंटू एल। हाँ बिल्कुल mg इंटू एच वही करना है फिर से अभी भी। मैं बस इतनी सी बात बताना चाह रहा था कि अगर सतत द्रव्यमान वितरण हो तो एल बटा दो। तो मान लो कि ये रॉड है, गोली मार दो रॉड को गोली मार दो। ये रॉड जैसे ही दिखे तो तुम इसे मार दो गोली, रॉड को मार दो गोली, और रॉड को गोली मारते ही, सर ये क्या बंदूक है बे, ये रॉड को गोली मारते ही क्या करोगे, एक द्रव्यमान मान लो जो यहां पे रखा हुआ है, इसको उठा के एल बटा दो तक ले जाना है, बस कहानी खत्म। क्लियर है? चलो भैया, तो यहां पर इस चीज को हम इतनी आसानी से समझ सकते और कर सकते हैं। अब इस पर एक बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मैं सवाल करवा रहा हूं, जो मैं करवा रहा हूं उसका आंसर जिस तरीके से निकाल रहा हूं वो भी अगर आपको याद हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। AIPMT 2008 का सवाल है भले ही, लेकिन ये जो सवाल है बेटा ये सबको बहुत बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए, कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए ना। ठीक है बेटा, चलिए हम एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है सर कि M द्रव्यमान तथा L लंबाई की एक जंजीर है। जंजीर मतलब क्या होता है? सतत द्रव्यमान वितरण वाली एक चेन मान लो, ठीक है, ऐसा कुछ टेबल पर एक चेन है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि जंजीर को एक घर्षण रहित टेबल पे, हाँ घर्षण रहित टेबल है, इस प्रकार पकड़ा गया है कि इसका 1/n भाग टेबल के किनारे से नीचे लटका हुआ है। अच्छा ये L/n है बेटा। इस लटके हुए भाग को टेबल पर खींचने के लिए किया गया कार्य ज्ञात करो। बहुत ही उत्तम सवाल। मतलब क्या करना है कि इसको खींच कर ऊपर लेकर आना है, मतलब ये जो नीचे वाला भाग है यह भी ऊपर आ जाए, ये कुछ करना है, तो इसका कार्य बताना है। तो देख बेटा, कार्य वास्तव में क्या है? स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर, बस ये समझ ले। ठीक है, तो अगर इसे ऊपर खींचना है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ानी है या घटानी है? सर अगर इसे ऊपर खींचना तो इसकी स्थितिज ऊर्जा आपको अरे ऊपर जा रही है ना, तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ानी है, तो मेरा कार्य पॉजिटिव होगा। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना इस बात को। मान के चल, अभी के लिए मैंने बोल दिया कि यहां पर इसका x भाग नीचे लटक रहा है, मुझे पता है कि ये 1/n भाग एक L/n है ना, इसे L/n कर ले। L/n भाग मतलब कि कुछ भाग लंबाई में से L/n भाग, कुल लंबाई L है उसमें से L/n भाग नीचे लटक रहा है। तो अभी मैं के लिए मैंने मान लिया कि x भाग नीचे लटक रहा है, और x भाग क्या होगा? अरे चल जा, x भाग नीचे लटक रहा है ना, तो x भाग नीचे लटक रहा है, तो ये x जो है, x को हम बोल देंगे L/n, है ना। x क्या हो जाएगा? L/n हो जाएगा, जिसको अब आगे चलकर हम आगे सेट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, x का L/n रख लेंगे। लेकिन अभी तो हमें फंडा समझना है, फंडा कि हम कैसे करें इस सवाल को। तो मैंने आपको क्या सिखाया? सतत वितरण द्रव्यमान जहां भी दिखे उसको उसके द्रव्यमान के केंद्र पर मान लो। क्या मान लो? द्रव्यमान के केंद्र पर। मतलब ये लंबाई x तुझे पूरी ऊपर नहीं लानी है, जैसे यहाँ पर ये पूरी रॉड को L लंबाई ऊपर नहीं उठाना था, इसे द्रव्यमान के केंद्र को L/2 ऊपर उठाना था, तो वैसे ही ये पूरा जो x लंबाई होगी, x लंबाई इसलिए बोलते ताकि वो L/n में कंफ्यूजन ना हो, बस है ना। तो x लंबाई का द्रव्यमान केंद्र कहां आएगा? तो
तो सर ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये आएगा x बटा 2 पर। बिल्कुल सही। तो तुझे जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन करना है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन करना है, वो क्या करना है, वो करना है m इंटू जी इंटू एक्स बटा 2। यही होगा कार्य के बराबर, बाह्य बल के कार्य के बराबर। ये आंसर है। बस खत्म हो गया, सवाल सॉल्व, समाप्त, खत्म, खल्लास, फिनिश। द्रव्यमान कितना होगा? देखो अगर पूरी लंबाई है ना, ये वैसी ही लंबाई, ऐसी ही बात है जब हमने सतत द्रव्यमान वितरण की बातें करी थी रॉड में, एक चेन में, तो वैसे ही बात कर रहे हैं यहां पर, है ना, वैसे ही बात कर रहे हैं यहां पर कि इसमें अगर L लंबाई में कैपिटल M द्रव्यमान है, L लंबाई के लिए कैपिटल M द्रव्यमान है, तो इकाई लंबाई के लिए क्या बोल सकते हैं? इकाई लंबाई के लिए द्रव्यमान M बटा L बोल सकते हैं। ये कैसे और आए? अरे याद कर मूर्ख बालक, इसे लैम्डा बोला था मैंने, इकाई लंबाई के लिए द्रव्यमान जो था उसे लैम्डा बोला था। तो x लंबाई के लिए, अरे सब कुछ करा हुआ है, जब रॉड व रोप वगैरह हमने लटकाई भी थी, है ना, तो उसमें एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित था, तो वही बातें आज फिर से हो रही है। तो यहां पर x लंबाई के लिए क्या होगा? x लंबाई के लिए द्रव्यमान, x लंबाई के लिए द्रव्यमान स्मॉल m बोल देते हैं, और इसका मान क्या होगा? x लंबाई के लिए जो द्रव्यमान होगा सर जी, वह होगा स्मॉल m, और हो जाएगा लैम्डा इंटू एक्स, या मैं लिख सकता हूं इसे m बटा कैपिटल L इंटू एक्स। ये मेरा जवाब आ जाएगा। ये क्या आ गया? मेरा जवाब आ गया। तो बिल्कुल ही आसान सी बात है, इसको उठा के वहां रख दे और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कर ले। देखो रख देते हैं, स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन हो जाएगा वो कितना? स्टैंडर्ड आंसर है, याद कर ले, याद कर ले, याद कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा? m की जगह क्या रखेंगे? स्मॉल m। देखो हमें लिखना है स्मॉल m इंटू जी इंटू एक्स बटा 2, तो क्या आ जाएगा सर? स्मॉल m की जगह आ जाएगा m बटा कैपिटल L इंटू एक्स इंटू जी इंटू एक्स बटा 2, या कैपिटल L बटा L इंटू जी एक्स स्क्वायर बटा 2 हो गया। सो ऐसा गंदा वाला आंसर नहीं, चिंता मत कर, इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा अभी मैं, चुटकी बजाते ही आंसर निकालोगे। यहाँ पे इंटू जी इंटू एक्स कितना था? एक्स था L बटा 2, अरे एक्स तो L बटा n था, n लंबाई बोली थी उसने, L बटा n हिस्सा नीचे है, वही बोला था सवाल वाले ने, तो इसको रख दो अभी। तो अभी के लिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसे? सही हो जाएगा L बटा n का वर्ग बटे में 2, या इसे लिख सकते हैं m इंटू जी इंटू L बटा 2n स्क्वायर। हाँ, इतना तेज, हाँ इतना ही तेज करते हैं हम, तो यही कार्य के बराबर होगा बाह्य बल के। अरे L स्क्वायर होगा, L स्क्वायर होगा तो एक L से L कट जाएगा। जैसे इस पे जो सवाल आ चुका है या ऐसा आ सकता है, आखिरी सवाल करते हैं इस टॉपिक पर, कि मान के चलो मेरे पास यहां पर L बटा 2 नीचे लटक रहा था, इसे ऊपर लगाना है, ऊपर लाने में किया गया कार्य। बस अभी मैं उसका सहायता नहीं, मैं चाहूं तो सीधे n की वैल्यू 2 रख के सॉल्व कर सकता हूं चुटकी बजाकर, लेकिन मैं तुझे और वाइसफुली और दिमाग से खेलना सिखाना चाह रहा हूं। ध्यान समझना क्या है इसका SP स्टार मेथड। तुझे कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस इतना सोच कि सर यहां पर जो कार्य होगा वही स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, और ये सोच कि अगर पूरा द्रव्यमान m और लंबाई L है, ध्यान समझना, सोचना, पूरा द्रव्यमान L और लंबाई L है, तो L बटा 2 द्रव्यमान की लंबाई, सॉरी L बटा 2 लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा? इसका द्रव्यमान कितना होगा सर? इसका द्रव्यमान होगा m बटा 2, बहुत बढ़िया, इंटू जी इंटू, है ना, ये L बटा 2 का द्रव्यमान का केंद्र कहां होगा सर? ये होगा L बटा 2 बटा 2, मतलब L बटा 4 पर होगा, L बटा 4। ये मेरा आंसर आ गया।
फिर से देख यहां पर अगर तूने यहाँ n का मान 2 रखा हो तो 8 आ जाता, मुझे पता है, लेकिन इसको मैंने कैसे ट्रिक से किया, मैंने क्या लगाया, मैंने सोचा कितना द्रव्यमान नीचे उसको ऊपर लेकर आना, तो m/2 द्रव्यमान है उसे ऊपर लेकर आना है ना। साथ ही साथ g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका द्रव्यमान का केंद्र कहां होगा, इसका द्रव्यमान का केंद्र से सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं। द्रव्यमान केंद्र, तो द्रव्यमान केंद्र कहां होगा सर जी, द्रव्यमान केंद्र होगा यहां पर, द्रव्यमान केंद्र होगा L/4 पर। तो बस वही वाली बात, L/4 क्योंकि L/2 लंबा है, उसका केंद्र कहां होगा L/4 पर, आधे पर होगा, तो वही उठाकर मैं रख दिया। L/3 लंबाई 2/3L, कितनी भी लंबाई नीचे लटका सकते हैं, तुझे उठाकर ऊपर रखना है बस। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है ना, इसे नोट करो भैया, बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल। आगे बढ़ते फिर हम इसके आगे। चलो देखो, तो इसमें अपने ये सवाल कर लिया अपन ने, ऐसे और भी सवाल करे जा सकते हैं, L/2 L/3 लंबाई वगैरह पे बताई जा सकती चीज है ना। अब हम इस पर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक दो लेंगे क्विज के रूप में। अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम एक नई चीज पे डिस्कशन करना चाहते हैं, जिसके ऊपर वैसे तो हमने डिस्कशन करा हुआ है ना, लेकिन हमें इसको और नए तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे हमने एक और प्रकार की स्थितिज ऊर्जा पे चर्चा करती है, जिसको हमने बोला था प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ये क्या है, स्प्रिंग वाली स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, जैसे मान के चलो, पहले एक और हेडिंग सी डाल लेते हैं हम, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है ना। देखो, स्थितिज ऊर्जा क्या है कि अगर हमने किसी भी संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया तो वह क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो मेरे पास मान के चलो या भाइयों और बहनों, यहां पर एक स्प्रिंग है, ब्लॉक लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो संपीड़न करवाना है इसमें, है ना। मैंने इसमें एक्स संपीड़न करवाया, तो देखो, या तो मैंने कितना कार्य करा वो देख लू, वही मेरा कार्य स्थितिज ऊर्जा में जाएगा, या वो जो संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य वो स्थितिज ऊर्जा में जाएगा ना। देखो यार, दोनों बातें बराबर ही है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैंने बल लगाया तो मेरे बल द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो बराबर होगी माइनस वर्ग संरक्षी बल का, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, और ये बराबर होगा कार्य मेरे बल का। लिख लो यहाँ पे, हिंदी में लिख लो, मेरा बल जो आपने बल लगाया उसके बराबर होगी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हो वो कहां जा रहा है, स्थितिज ऊर्जा में संचित हो रहा है। तो अगर ये स्प्रिंग में मैंने बल लगाया सर, तो उसका सूत्र आपने हमें पहले ही बता दिया था, है ना। हमने कार्य का सूत्र ऑलरेडी देख लिया था कि स्प्रिंग कार्य जो होता है, कार्य स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग का जो कार्य होता है वह बराबर होता है हाफ के एक्स स्क्वायर के, है ना। ये स्प्रिंग को संपीड़ित करने में कार्य, तो यह कार्य जो है, यह कार्य किसका है, यह कार्य है मेरा कार्य, यह किसका है, मेरा कार्य। मैं जब स्प्रिंग को संपीड़ित करता हूं तो कितना कार्य करना पड़ता है, तो वह कार्य करना पड़ता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो हाफ के एक्स स्क्वायर से बढ़ जाएगी, या स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के लिए, जैसे हमने कार्य में सीखा था, हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, वही सूत्र यहां भी चिपका सकते हो। ये आएगा स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो अगर आपको स्प्रिंग बोले तो स्थितिज ऊर्जा आप ऐसे सीधे सीधे लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम, और इसी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं ना। आज की क्लास हम थोड़ी ऐसे ही रखने वाले, क्योंकि एक्चुअल में चक्कर ये है कि साम्य व्यवस्था अगर हमने आज शुरू कर दिया तो साम्य व्यवस्था पढ़ने के लिए हमें चाहिए कम से कम 25 से 30 मिनट। अब खुद समझ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो हो जाएगा, हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अगर मैंने इसको संपीड़ित किया तो जितना ज्यादा संपीड़ित करते जाऊंगा उतनी ज्यादा स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। इससे जुड़े कुछ सवाल मैंने आपको कार्य जब पढ़ाया था स्थितिज ऊर्जा का या प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का, तब बता दिए थे। अब यहां पे
यहां पर हम और क्या बातें कर सकते हैं, हमें एक्चुअल में इसका एक और इंपॉर्टेंट बात करनी है, हमें इसका ग्राफ बनाना है और एक और संबंध की बात करनी है। जैसे हम ये लिखते हैं u और f में संबंध, u और f में संबंध, और कौन से u पढ़ने के लिए हमें चाहिए कम से कम 25 से 30 मिनट। अब खुद समझ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो यहां पर स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन जो हो जाएगा हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अगर मैंने इसको संपीड़ित किया तो जितना ज्यादा संपीड़ित करते जाऊंगा उतनी ज्यादा स्थिति ऊर्जा बढ़ती जाएगी। इससे जुड़े कुछ सवाल मैंने आपको कार्य जब पढ़ाया था स्थितिज ऊर्जा का या प्रत्यास्थितिज ऊर्जा का तब बता दिए थे। अब यहां पर हम और क्या बातें कर सकते हैं, हमें एक्चुअल में इसका एक और इंपॉर्टेंट बात करनी है, हमें इसका ग्राफ बनाना है और एक और संबंध की बात करनी है। जैसे हम ये लिखते हैं u और f में संबंध, u और f में संबंध, और कौन से u और f में बात चल रही है भैया, ये बात चल रही है, अरे चल जा, हाँ, ये बात चल रही है स्प्रिंग के बारे में। तो स्प्रिंग में हमने सिखाया है सर हाफ के x स्क्वायर होता है फॉर्मूला। बल का जो फॉर्मूला है, जो बल आपको बाह्य बल लगाना पड़ता है वो होता है kx स्क्वायर के बराबर, है ना। अच्छा सर, इसमें अगर मैं स्प्रिंग के बल से कार्य देखता तो क्या होता, रुक जा बता रहा हूं मैं तुझे, है ना, संरक्षी बल के कार्य से बता रहा हूं। उससे पहले ये खत्म कर देते हैं हम। अरे क्या हो गया, स्क्वायर कहां से आ गया, यहाँ पे बल होता है हाफ, बल होता है kx और स्प्रिंग स्थिति हो जाती है हाफ kx स्क्वायर। तो मैं चाहूं तो k की x की वैल्यू उठा के वहां रख दूं, ये हो जाएगा x की वैल्यू उठा के रखूंगा तो हो जाएगा f बटा k। क्या हो जाएगा, f बटा k। उठा कर रखो एक बार, जरा बताओ क्या आंसर आएगा। u बराबर हो जाएगा हाफ k f बटा k का वर्ग, या मैं चाहूं तो स्थितिज ऊर्जा को लिख सकता हूं हाफ k f स्क्वायर बटे में k स्क्वायर, तो एक k से एक k कट जाएगा और ये हो जाएगा हाफ f स्क्वायर बटे में k, या f स्क्वायर बटे में 2k स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा। क्लियर है, छोटी सी बात है ना। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सा चक्कर है जो आपको पता होना चाहिए, स्थितिज ऊर्जा और बल में संबंध। चलिए बेटा और आगे बढ़ते हैं हम, है ना। और यहां पर जो मैं आपको बात समझा रहा था उसके बारे में और थोड़ा सा डिटेलिंग में बता देता हूं कि यार ये, इससे मुझे लगा, मुझे छोटी से मन में एहसास हो कि शायद समझ में आ गया होगा, लेकिन 3-4 बच्चे तो है ही हमारे बीच में मेधावी छात्र, तेजस्वी। यार ये बताओ कि अगर मुझे स्प्रिंग के या संरक्षी बल का कार्य लिखना होता है, इसमें कार्य संरक्षी बल का, तो क्या आता, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, बस ये सोच लो, बाकी सब तुम खुद कर लोगे। सर अगर आप स्प्रिंग में बल आपने इधर F लगाया तो स्प्रिंग जो बल लगाएगी Fs वो पीछे की दिशा में लगाएगी, स्प्रिंग का बल इस दिशा में होता है। बस, तो फिर काहे चिंता है, विस्थापन इधर हो रहा है, संपीड़न कर रहा हूं मैं, तो वह हो जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा हाफ के x स्क्वायर। क्लियर है। और यह जो होगा इसका नेगेटिव कर दूंगा तो स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। तो ये वैसे ही कुछ बातें जैसा हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा, समझा और जाना है। क्लियर है कहानी। चलिए बेटा, तो इसमें अब हमें एक और इंपॉर्टेंट बात जो करनी थी वो थे ग्राफ। इसके ग्राफ कैसे बना सकते हैं, ग्राफ। तो देखो भैया, अगर मुझे ग्राफ बनाना है u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर का, तो मुझे उम्मीद है यार इतना पढ़ाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों को ये छोटी सी बात तो चमक रही होगी बिल्कुल ही, कि अगर मैं u और x के मध्य ग्राफ बनाना चाहूं, u और x के मध्य ग्राफ बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा। u और x के मध्य ग्राफ जो सर है वो x का स्क्वायर है, मतलब ये परवलकार ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा, परवलकार बनेगा। क्यों परवलकार बना भैया, क्यों परवलकार बना, क्योंकि यहां पर u और x स्क्वायर में जो ग्राफ बनेगा तो x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर है मतलब x से दूर भागता हुआ ग्राफ बना है, तो यह u और x के बीच में एक परवलकार ग्राफ बनेगा। क्लियर है कहानी, है ना। ऐसे ही अगर हमसे f और x के बीच में ग्राफ पूछते तो वो मैं ऑलरेडी आपको बनवा चुका हूं पहले ही। क्लियर है कहानी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें थी, कौन सी स्थितिज ऊर्जा को लेकर, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा को लेकर। अब हमें
इसमें और एक दो सवाल प्रैक्टिस करने होंगे, एक दो और छोटे छोटे से क्वेश्चंस करवा देता हूं, फिर क्विज के रूप में एक दो क्वेश्चंस और लेंगे हम, है ना। एक बहुत जबरदस्त सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, ध्यान से समझना। जो हमने अभी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को लेकर बातें करी थी, उसमें ऐसा सवाल पूछा जाता है कि अगर आपके पास, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित हो तो क्या करना होगा, है ना। तो उसी से जुड़ा एक और सवाल पूछा जाता है कि अगर मान के चलो यहां पर एक कुआं है, अच्छा कुआं थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये सब पूरा कुआं है यहां पर, है ना। अब इस कुएं से एक छोटी सी बाल्टी है आपके पास, और यहाँ पे घिरनी सी लगी हुई है ना। तो आप इस घिरनी से खींचकर, इस घिरनी को खींचते हुए इस कुएं से पानी निकाल रहे हो। तो सवाल में बोला जाएगा कि यदि 5 किलो पानी एक कुएं से जो 50 मीटर गहरा है से निकाला जाता है, यदि रस्सी का द्रव्यमान यदि रस्सी का द्रव्यमान 2 किलो है, तब किया गया कार्य, तब पानी से भरी बाल्टी को निकालने में किया गया कार्य। क्लियर है? चलो भैया, तो इसको निकालने में कितना कार्य करना होगा यह हमें पता करना है और जानना है और समझना है। तो देखो कैसे कर सकते हैं, आसान सवाल है, एकदम तुच्छ कोटि का सवाल है, एक लाइन का सॉल्यूशन होने वाला है इसका। देखो ध्यान से, अगर मुझे पानी की बाल्टी ऊपर निकालनी, तो पानी की बाल्टी कितना ऊपर निकालनी होगी, तो ये जो कार्य होगा वह स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, अगर मुझे बाल्टी भरी हुई निकालनी है 50 मीटर नीचे से, तो वो होगा mgh, ये पानी के लिए होगा या बाल्टी के लिए होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पूरा पानी ऊपर की तरफ निकालना है, तो यहां पर हो जाएगा mgh बाल्टी के लिए या पानी के लिए हो जाएगा। साथ ही साथ मुझे इसमें जोड़ना होगा अब रस्सी का द्रव्यमान 2 किलो है, मतलब कि यह सतत रूप से वितरित है। अरे रस्सी का द्रव्यमान एक जगह थोड़ी ना होगा, हर जगह पूरी रस्सी में द्रव्यमान होगा। तो उसके लिए मैं करूंगा mgh बटा 2। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान कहां मानूंगा मैं, उसके द्रव्यमान केंद्र पर, और ये लिखा हुआ है रस्सी के लिए। बस कहानी खत्म हो चुकी है, यही मेरा जवाब होगा, है ना। ध्यान से देखो कैसे किया मैंने, मुझे बोला है 50 मीटर गहरा है कुआं, फिर बोला है कि रस्सी का द्रव्यमान 2 किलो, तो 2 किलो रस्सी ऊपर लाने के लिए क्या कितना कार्य करना पड़ेगा सर, 2 किलो रस्सी को ऊपर लाने के लिए h बटा 2, है ना, इतना कार्य करना पड़ेगा। चलिए भैया, तो यहां पर हो जाएगा 5, ये बाल्टी पानी के लिए 5 किलो की बाल्टी है, इंटू 10 इंटू कितना ऊपर लाना है सर, बहुत गहरा है, 50 मीटर गहरा कुआं है, प्लस अब रस्सी कितनी है, रस्सी है 2 किलो की, इंटू 10 इंटू कितना ऊपर लाना है सर, इसे 50 बटा 2 लेकर आना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा सर, इसको सबको गुणा भाग कर लेते हैं, देखो ये 2 से 2 तो कट गया, यहां पर हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2500, 5 गुना 5 और 2 जीरो आ गए, प्लस ये हो जाएगा 500, तो ये हो जाएगा यहां पर 3000 जूल।
3000 जूल का कार्य आपको इसे ऊपर लाने में करना पड़ेगा। यह हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? तो इस प्रकार के सभी सवाल हमसे बनने चाहिए। काफी खूबसूरत सा सवाल था, इसे नोट कर लो। अब हम आगे बढ़ेंगे और क्विज के रूप में कुछ सवाल लेंगे। ठीक है भैया, जल्दी से तैयार हो जाइए क्विज के लिए। क्विज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। बढ़िया तरीके से आसान सा सवाल है, पढ़ो और जल्दी से इसका जवाब बताओ भैया। एल लंबाई तथा एम द्रव्यमान की एक समरूप चेन इस प्रकार रखी है कि इसकी लंबाई का 2/3 भाग मेज के किनारे से नीचे लटक रहा है। देखते हैं कितने बच्चे जवाब बता पाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देख लो इसी प्रकार से। आसान सवाल है, कार्य बोला है, मतलब कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर से निकाल सकता हूं मैं। के दिया गया है, 5 सेंटीमीटर तक वृद्धि होती है। 5 से 15 सेंटीमीटर तक खींचने में कितना कार्य करना होगा, यह स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हमें बताना है। बढ़िया सा रोमांचक सा सवाल। आ गया जवाब सभी का? चलिए बेटा, जवाब जान लेते हैं हम। क्या होंगे इन दोनों सवालों के जवाब? पहला सवाल दिया हुआ है सर कि यहां पर जो चेन है वो नीचे लटकी गई है। तो यहां पर जो चेन है कितनी नीचे लटकी है? 2/3 L नीचे लटकी है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित है तो यहां पर इसे उठाने में कार्य जो होगा स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होगा। और कितना कार्य करना पड़ेगा सर? यहां पर इसका 2/3 द्रव्यमान नीचे लटका होगा, इस पूरे को ऊपर उठाना है इंटू जी। और ये कहां लटका होगा या किस बिंदु पर मैं मानूंगा? तो सर इसे मैं मान सकता हूं 2/3 L के आधे पर। क्योंकि यही सीखा है हमने, क्या करना है? आधे पर देखना है। तो यहां से क्या बचा सर? सर यहां से हमने देखा ये 2 ने 2 को मार दिया, यहां से आ गया 2mgl/9। यही परिवर्तन होगा और यही हमारा जवाब आएगा। 2mgl/9 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है कहानी? चलिए बेटा, एक और जबरदस्त सवाल। यहां पर ये आसान सवाल है वैसे, है ना। यहां में के दिया गया है, तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र अभी हमने बताया, हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर चिपका दो। यहां पर तो हो जाएगा हाफ सर के कितना है? के है बेटा 800 इंटू स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। यह 15 सेंटीमीटर, यह 5 सेंटीमीटर। बेटा 15 सेंटीमीटर अगर है तो क्या लिख सकता हूं मैं? इसे लिख सकता हूं सर 0.15 मीटर। इसी प्रकार से अगर 5 सेंटीमीटर है तो उसे मैं लिख सकता हूं 0.5 मीटर। ऐसे सवाल हमने पहले भी 0.05 मीटर लिख सकता हूं मैं उसे। तो ऐसे सवाल हमने पहले भी किए, वैल्यू से उठा के रख दो। तो यहां हो जाएगा 0.15 का वर्ग माइनस 0.05 का वर्ग। तो बेटा अगर हम चाहे इसे तो क्या लिख सकते हैं? हाफ 800 गुणा, देखो इसे मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा, देखो तुम चाहो तो यहां से 0 सारे हटा लो, है ना। पॉइंट हटाओगे तो 0 बाहर आ जाएंगे, तो हो जाएगा 225/10⁴। क्यों? क्योंकि 2 0 आएंगे, उसकी घात 4 स्क्वायर हुआ तो 4 कर दिया, माइनस 25/10⁴। अब इसको आसानी से माइनस कर लो, कितना बचेगा यहां से? यहां से बचेगा सर 1/2 800 गुणा 200/10⁴। तो बेटा ये 1 2 3 4 1 2 3 4 यहां से कट गए, 2 से 2 कट गया, 8 आ गया हमारा आंसर। तो ये 8 जूल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। स्थितिज ऊर्जा के प्रकार हमने डिस्कस करे और उसके साथ ही साथ अब ये साम्य अवस्था नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले बेटा। अब स्थितिज ऊर्जा के जो प्रकार थे, स्थितिज ऊर्जा के प्रकार थे, उसमें हमने क्या क्या बातें करी? हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात करी
गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mgh और एक हाफ के एक्स स्क्वायर पे चर्चा करी है हमने आज की क्लास में। क्लियर है बेटा? चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। होमवर्क हर बार की तरह आपको ऐप पे ही मिल जाएगा। कल की क्लास में मिलेंगे जिसमें हम यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम देखेंगे और साथ ही साथ साम्य अवस्था पर भी चर्चा करेंगे। तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो।